हेलो एवरीवन। मैं आपका अपना दोस्त और होस्ट धर्मेंद्र कुमार। तो नीट 2024-2025 के लिए नया सेशन अपन स्टार्ट कर रहे हैं 2024 और 25 के लिए, जिसमें बायो का पूरा सिलेबस यहाँ पर कंप्लीट करवाया जाएगा, इंक्लूडिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एनसीईआरटी और बाकी जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस है वो सारे। ठीक है, तो ज्यादा टाइम वेस्ट तो अपन नहीं करेंगे, सेशन स्टार्ट करेंगे जल्दी से। फर्स्ट 11th क्लास से अपन स्टार्ट कर रहे हैं। देन आपको ये रखना है यहाँ पर कि जो चैप्टर्स है हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए यहाँ पर वीडियोस अपलोड होंगी। ठीक है, लिख रहा होगा साफ साफ हिंदी के लिए हिंदी और इंग्लिश के लिए इंग्लिश, उसी को आप देखिए। अगर आप दोनों में देख रहे हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इंग्लिश में भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आसानी से समझ में आती है। ठीक है ना, तो स्टार्ट अपन करेंगे 11th क्लास से, फर्स्ट चैप्टर से, द लिविंग वर्ल्ड, जीव जगत जिसे अपन कहते हैं। अगर किसी भी प्रकार का आपको डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछेंगे। 100% आपके डाउट को डिस्कस किया जाएगा, सोल्व किया जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट अपन कर रहे हैं द लिविंग वर्ल्ड। इंट्रोडक्शन से ही अपन देखेंगे लिविंग वर्ल्ड के बारे में, जीव जगत एक्चुअल में है क्या। और एक और बात मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूं कि जो नीट का सिलेबस अभी नेक्स्ट सेशन के लिए, नेक्स्ट एग्जाम के लिए अभी तक नीट वालों ने नहीं बताया है। ठीक है, तो अपन पुरानी एनसीईआरटी है जिसमें से सिलेबस को कम नहीं किया गया। ठीक है, सिलेबस को कम किया गया है 11th और 12th के स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन अपन पुराने के अकॉर्डिंग ही चलेंगे, क्योंकि बाकी जितने भी टॉपिक्स है बीच बीच में से उनमें से टॉपिक हटाए चैप्टर में से, अगर उन टॉपिक को अपन नहीं पढ़ेंगे तो जो बाकी चैप्टर्स है या बाकी टॉपिक्स है उनको अपन नहीं समझ पाए। ठीक है ना, तो अपन पूरा पुराने के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट अपन करते हैं द लिविंग वर्ल्ड। आप लोग नोटबुक लेके बैठिएगा और अपनी एनसीईआरटी को बाद में आप पढ़िएगा। अभी अपन स्टार्ट कर रहे हैं जीव जगत। अब इसको इंग्लिश में अपन कहते हैं द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, नोट आपको करते हुए चलना है। कुछ टर्म जो इंग्लिश में मैं आपको बताऊंगा जिससे आसानी से आपको याद रहे, आसानी से आपको समझ में आए। जीव क्या है, जीव जगत क्या है। जीव और निर्जीव, ये आपने दो शब्द तो सुने होंगे। अच्छा, इस चैप्टर को और मैं स्टार्ट करूं उससे पहले एक साइंटिस्ट का परिचय भी मैं आपको यहाँ पर देना चाहूंगा इस यूनिट का। उसके बाद में इस चैप्टर को अपन प्रॉपर्ली स्टार्ट कर रहे हैं। एक साइंटिस्ट अपने पास आते हैं, आंस मेयर। कौन से? मेयर साहब आते हैं, आंस मेयर, जिनके बर्थ की बात करें तो 5 जुलाई 1904 में इनका क्या हुआ था, बर्थ हुआ था। 5 जुलाई 1904 में इनका बर्थ हुआ था। ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये पूरी बायो में इनका रोल है। ठीक है, इनके 3 क्राउन आपको ध्यान में रखना है। 100 ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट जो है उनमें इनका नाम है। 100 जो महान वैज्ञानिक है उनमें इनका नाम है। इन्होंने किसके बारे में बताया था उसको थोड़ा सा अपन यहां से डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट अगर बात करें, आंस मेयर को आप कहते हैं इवोल्यूशन से, उद विकास से रिलेट करके आप देखते हैं हार्वर्ड जो यूनिवर्सिटी थी उसमें उद विकास के बारे में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। और इन्हें 20वीं शताब्दी का डार्विन कहते हैं। 20वीं शताब्दी का क्या कहते हैं, डार्विन कहते हैं। डार्विन साहब अलग है जिन्होंने उद विकास में अपनी थ्योरी दी थी, लेकिन 20वीं शताब्दी मतलब 1901 से लेकर 2000 तक की जो बात कर रहे हैं उसमें इनका बहुत अहम रोल था, इसीलिए इन्हें कहा गया 20वीं शताब्दी का डार्विन, क्योंकि डार्विन साहब का भी क्या था, बहुत अहम रोल था। इसीलिए अपन ने इसे क्या कह दिया है, इन्हें क्या कह दिया है, 20वीं शताब्दी का डार्विन कह दिया है। और साथ साथ में ये जो 100 महान वैज्ञानिक हैं, ठीक है, 100 महान जो वैज्ञानिक है उस लिस्ट में इनका भी क्या है, नाम है। 100 महान वैज्ञानिक की लिस्ट में इनका भी क्या है, नाम है। ये आपको 3 बातें ध्यान में रखनी है। जो 3 क्राउन है वो भी यहाँ पर अपन डिस्कस कर लेते हैं। 3 क्राउन कौन कौन से हैं जो इनको दिए गए थे। बाकी सारी चीजें आपको ध्यान में नहीं रखनी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ट्रिपल क्राउन जिसे अपन कहते हैं, 3 क्राउन जिसे अपन कहते हैं, जो एक प्रकार का सम्मान है जो हर किसी को नहीं मिलता। पहले ट्रिपल क्राउन की अगर अपन बात करेंगे बायोलॉजी में तो वो है बेल्जियन। ठीक है, हिंदी में भी बोलते हैं और इंग्लिश में भी बोलते हैं। बेल्जियन प्राइज 1983 में मिला था, ईयर याद नहीं रखोगे तब भी चल जाएगा। इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी इनको मिला था। इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी मिला था। और सबसे लास्ट में आपको ध्यान में रखना है
क्रेफोर्ड प्राइज 1999, क्रेफोर्ड प्राइज इनको मिला था 1999। ठीक है, तो ये अपने पास क्या हो जाएंगे, 3 क्राउन हो जाएंगे। डार्विन साहब, सॉरी मेयर साहब के बारे में आपको क्या ध्यान में रखना है कि इनको 20वीं शताब्दी का डार्विन कहते हैं। 100 महानतम जो वैज्ञानिक थे उनकी लिस्ट में भी इनको रखा गया है। इतना सा क्लियर हो जाना चाहिए। और 3 क्राउन मैंने अभी आपको बता दिए बायोलॉजी के फील्ड के। ठीक है, ये तीनों जिनको मिल जाते हैं वो वैसे ही महान हो जाता है। एक भी मिलना मुश्किल है अपने देशों को, लेकिन ये जो तीनों जिनको मिले हैं वो महान वैज्ञानिक है, बिना किसी शंका के, बिना किसी डाउट। ठीक है, तो ये आपको सिंपल सा ध्यान में रखना है मेयर साहब के बारे में। अब आगे अपन चलते हैं, द लिविंग वर्ल्ड की जो बात कर रहे हैं, जीव जगत की अपन यहां पर बात कर लेते हैं। जीव क्या है और उससे संबंधित जगत है वो क्या है। जीव के बारे में अगर अपन बात करें तो आपने एक शब्द सुना होगा, सजीव और निर्जीव। ये छोटी क्लास में अंतर यहाँ पर बताया था, सजीव क्या और निर्जीव क्या है। ठीक है, अपने आसपास आप देखते हो, एनवायरमेंट में, पर्यावरण में देखते हो तो ऐसा नहीं कि केवल मनुष्य ही है अस्तित्व में, बाकी सारे भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जीव हैं, जिसमें पादप हो सकते हैं, कवक हो सकते हैं, बैक्टीरिया जो अपने को दिखते ही नहीं है बहुत बार अनजाने से। ठीक है, मेमल्स जो है, कुत्ते, बिल्ली, बहुत सारे हो सकते हैं इसके अंदर। आपने सुना होगा R.H. विटेकर साहब ने 5 जगत प्रणाली दी थी, तो उस 5 जगत में जो आते हैं सारे के सारे, उसके अलावा भी बहुत सारे जीव हैं। ठीक है, तो ये जो जीव है इसी के बारे में इस चैप्टर में अपन पढ़ेंगे कि कौन कौन से ऐसे फीचर्स है, कौन कौन से ऐसी प्रॉपर्टी है जो जीव को निर्जीव से अलग करता है, कि वो जीव ही क्यों है, विशिष्ट लक्षण उसके कौन से हैं, वो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट जीवन की बात करें या लाइफ की अगर यहां पर बात करें, जीवन या लाइफ की यहां पर अगर अपन बात करें तो लाइफ क्या है, एक यूनिक आपके पास क्या है, एग्रीगेशन है मॉलिक्यूल का, यूनिक एग्रीगेशन, या जिसे मैं कह सकता हूं यूनिक अरेंजमेंट है। इतना तो समझ में आता है इंग्लिश में, यूनिक अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल। और ये जो मॉलिक्यूल है वो क्या है, केमिकल्स, जिसमें प्रोटीन है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट है, जिसमें अमीनो एसिड है, जिसमें शुगर से, मतलब कुछ भी हो सकता है, वो केमिकल्स। तो उनका क्या है, एक दूसरे के साथ में अरेंजमेंट है, उनका विन्यास एक दूसरे के साथ में इंटरेक्शन करते हैं, क्रिया करने के बाद में उसका रिजल्ट जो शो होता है वो आपके पास होता है। तो ये जीवन की बात कर रहे हैं तो यूनिक अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल से, और वो जो मॉलिक्यूल्स है वो क्या करते हैं, खुद से एक्सप्रेस होते हैं। ठीक है, प्रदर्शित होता है, या एक्सप्रेस ही में लिख देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा सिंपल सा। एक्सप्रेस का मतलब दिखते हैं, ठीक है ना, दिखावा नहीं है, वो मॉलिक्यूल इंटरेक्ट कर रहे हैं तो वो क्या हो रहा है, बाहर की ओर प्रदर्शित हो रहे हैं, शो हो रहे हैं यहाँ पर। तो वो एक्सप्रेस करेंगे खुद को किसके द्वारा, केमिकल रिएक्शंस के द्वारा, रासायनिक जो अभिक्रियाएं हैं उसके द्वारा, केमिकल रिएक्शन के द्वारा वो क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ, जैसे H2 और CO2, C6H12O6 बन जाएगा, तो वो क्या हुआ, इंटरेक्ट किया, वो आगे ग्लूकोज में परिवर्तित हो, वो शो हो रहा है, एक्सप्रेस यहाँ पर सिंपल सा हो रहा है। ठीक है, तो ये आपके पास जो एक्सप्रेशन है इसे अपन एक तरह से क्या कहते हैं भाई साहब, इसे अपन कहते हैं उपापचय। जो केमिकल रिएक्शन और जो एक्सप्रेशन हो रहा है इसे अपन कहते हैं उपापचय अभिक्रिया, या उपापचयन भी कहते हैं इसे। ठीक है, उपापचय अभिक्रिया या उपापचयन भी इसे अपन कहते हैं। ठीक है, ये आपको सिंपल सा ध्यान में रखना है। अब ये जो बेसिक इसकी बात कर रहे हैं, जो उपापचय अभिक्रिया, उसका मेन रोल क्या है, ऊर्जा जो भी है, ठीक से आपको पता है इस यूनिवर्स में, उस ऊर्जा का एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होना, परिवर्तित होना, परिवर्तित नहीं होगी तो ये संसार दुनिया कैसे चलेगी। ठीक है, वही इसका एम है यहाँ पर, एक सिंपल सा, कि ऊर्जा जो है उसको क्या हो रहा है, यहाँ पर परिवर्तन हो रहा है। उसके बाद में आगे अपन चलते हैं, जो भी आपके पास यहाँ पर टर्म यूज में ले रहे हैं उपापचय अभिक्रिया, इसको अपन डिटेल में अभी पढ़ेंगे सिंपल सा। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जितने भी जंगल हैं, पहाड़ है, पर्वत है, वो सब इसके जो अपना इकोसिस्टम बना रहे हैं उसी के अंदर सर्वाइव करते हैं। ठीक है, और 12th क्लास में चलते हैं तो आप पढ़ते हैं जैवीय और अजैवीय कारक हैं जो प्रभावित करते हैं। तो जीव तो है ही अपन, लेकिन अजैवीय कौन सा है वो वहां पर भी अपन देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ जीवन की अपन ने बात कर ली है, ये आपको समझ में आ गया है। अब आगे अपन चलते हैं, जो जीव है उसके विशिष्ट लक्षण की बात करते हैं। विशिष्ट लक्षण, या जिसे अपन कहते हैं डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज।
डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज, ऐसे कौन से लक्षण हैं जिसको आप पढ़ करके ये कह सकते हो कि ये क्या है, ये भाई साहब सजीव ही है या ये जीव ही है। ऐसे कौन से लक्षण है उसके बारे में अपन यहाँ पर बात करेंगे। तो यहाँ पर बहुत सारे अभिलक्षण आएंगे, जैसे आपने वृद्धि, प्रजनन, मेटाबॉलिज्म, उपापचयन जिसे अपन कहते हैं, ठीक है। रेस्पॉन्सिवनेस की अपन यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है। प्रत्युत्तर एक तरह से अपन दे रहे हैं, एनवायरमेंट को रेस्पॉन्स अपन कर रहे हैं। तो ये कुछ जो कारक है वो यहाँ पर अपन डिस्कस करेंगे। इसको पढ़ने के बाद में एक दो पॉइंट एनसीईआरटी से मैं ज्यादा बताऊंगा और वो आपको लगेगा कि हाँ यार ये तो बहुत काम की चीज आपने बताई है, ठीक है। तो इसको पढ़ने के बाद में एनसीईआरटी आप उड़ाओगे ऐसे हवा में, उड़ाने मतलब फूक नहीं मारना, आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे फर्स्ट विशिष्ट लक्षण की अगर यहाँ पर अपन बात करेंगे तो सबसे फर्स्ट अपने पास आता है वृद्धि, ग्रोथ जिसे अपन कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रोथ जिसे अपन कहते हैं। वृद्धि आपको सिंपल सा है कि वृद्धि हो रही, मतलब वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ये ख्याल आता है आपने। लेकिन वृद्धि की बात करेंगे तो वृद्धि एक टाइप से, मतलब दो टाइप की होती है। एक तो वृद्धि होती है उसकी मास में, उसकी भार में, और दूसरा तो उसकी संख्या में, वो भी वृद्धि ही एक तरह से, ठीक है। तो संख्या की जो बात कर रहे हैं वो यहां पर बढ़ती। तो सबसे फर्स्ट आपको ध्यान में रखना है कि जो वृद्धि है वो क्या है भाई साहब, वृद्धि अलग कलर में लिखते हैं इसे, जो वृद्धि है ये दिखेगा ही नहीं यार, जो वृद्धि है वो क्या है, इरिवर्सिबल है, ठीक है। इरिवर्सिबल मतलब उसको वापस से उल्टा नहीं किया जा सकता। मैं बड़ा हुआ हूं छोटे से, अब मैं वापस छोटा नहीं हो सकता, ये वृद्धि है, ठीक है। तो वो आपके पास क्या इरिवर्सिबल है, जो क्या करता है, या तो उसके भार में वृद्धि करेगा, भार में, या उसकी क्या करेगा, संख्या में वृद्धि करेगा, भार में, या क्या करेगा, संख्या में वृद्धि करेगा। समझ में आ रहा है? पादप पे वो छोटा सा बड़ा हो रहा है, भार में भी वृद्धि हुई, एक से दो वो आपके पास हो रहा है कुछ, तो वो भी संख्या में भी वृद्धि है। उसे प्रजनन से भी अपन रिलेट करके पढ़ेंगे कुछ कोशिकाओं के अंदर, ठीक है। अभी आपको सिंपल से ध्यान में रखना है कि ये जो बताया जा रहा है यहाँ पर, ये क्या है, इरिवर्सिबल है। जो ग्रोथ हो रही है वो क्या है, इरिवर्सिबल है, सिंपल सा। और संख्या में जो वृद्धि हो रही है, संख्या भी कम नहीं किया, यहाँ उसको मार देंगे तब कम हो जाएगी नेचुरली, ठीक है। वो आपके पास सिंपल ज्ञान है। तो यहां जो बात कर ली है, दो प्रॉपर्टीज की अपन ने सिंपल से क्या कर लिए, बात कर ली। उसके आगे अपन चलेंगे तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो जीवित जीव है उसकी वृद्धि दो प्रकार से हो सकती है, ठीक है। एक तो आपके पास जो प्रोटोप्लाज्म उसकी वृद्धि हो जाएगी, और दूसरा आपके पास सिंपल सा ही होगा जो साइटोप्लाज्म उसकी वृद्धि, एपोप्लाज्म जो उसकी वृद्धि हो जाएगी। ये थोड़ा सा सिलेबस से बाहर है, इसको अपन रहने देते हैं, ठीक है। उसके बाद में अपन जो बात कर रहे हैं, क्या सजीव के साथ साथ में निर्जीव भी वृद्धि करता है? सजीव तो वृद्धि करता है, अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया खुद का या पादप का, तो सजीव तो डेफिनेटली वृद्धि करेगा ही करेगा, सजीव तो 100% वृद्धि करेगा ही करेगा। लेकिन क्या निर्जीव भी करते हैं? बिल्कुल, इसका जवाब होगा यस, निर्जीव भी आपके पास क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। निर्जीव भी भाई साहब क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। कैसे? जैसे ये मान लो कोई पहाड़ आपके पास है, मिट्टी है, या मिट्टी का जो पहाड़ है वो हो सकता है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हुआ, इसके ऊपर और आके अगर मिट्टी का डिपोजिशन हो रहा है तो ये क्या वृद्धि नहीं है? क्योंकि भार में अपन ने बात की थी कि भार में अगर बढ़ोतरी हो रही तो वो भी एक प्रकार की ग्रोथ है, वृद्धि। तो जो निर्जीव है उसमें भी क्या हो सकती है भाई साहब, वृद्धि यहाँ पर सिंपल सी हो सकती है, ठीक है। कैसे होगी? निर्जीव में जो वृद्धि होगी वो बाहरी होगी, बाहर से होगी, आप लोग नोट करिए। और सजीव में जो वृद्धि होगी वो अंदर से होगी, इंट्रिंसिक होगी, इंटरनल ग्रोथ उसके अंदर। ये आपको ध्यान रखना बहुत अच्छे से, एनसीईआरटी में भी ये गिवन है, ठीक है। तो सजीव में क्या होगी, अंदर से होगी, और निर्जीव में क्या होगी, बाहर से वृद्धि होगी। क्लियर है? ठीक है ना। तो ये जो पहाड़ है, मिट्टी के पर्वत वगैरह हैं, उस पर भी आपके पास क्या हो रहा है, सिंपल सा बाहर की ओर डिपोजिशन हो रहा, तो वो भी एक प्रकार की क्या है, वृद्धि है। तो यहां क्या अपन कह सकते हैं कि ये सजीवों का विशिष्ट अभिलक्षण है? कह सकते हैं कि अपन नहीं कह सकते, ये सजीवों का विशिष्ट अभिलक्षण नहीं है। ये सजीवों का विशिष्ट अभिलक्षण नहीं है। क्यों? विशिष्ट अभिलक्षण का मतलब ही ये होता है कि जो केवल सजीव में ही, लेकिन ये तो सजीव में भी हो रहा और ये निर्जीव में भी हो रहा, तो इसे अपन सजीवों का विशिष्ट अभिलक्षण नहीं कहेंगे, डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज इसे अपन नहीं कहेंगे।
ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट अपन चलते हैं, दूसरी प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं, तो दूसरे में अपने पास सिंपल सा आएगा और रिप्रोडक्शन या प्रजनन जिसे अपन कहते हैं, इसको तो हिंदी में लिखने की जरूरत नहीं है। रिप्रोडक्शन या प्रोडक्ट प्रजनन, री का मतलब बार बार, प्रोडक्शन का मतलब टू प्रोड्यूस, उत्पन्न करना। ठीक है। वैसे रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन तो ये होती है, रिप्रोडक्शन इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू यंग वन सिमिलर टू इटसेल्फ। मतलब कोई भी जीव जो है अपने समान जो यंग वन को प्रोड्यूस करता है उसे अपन कहते हैं रिप्रोडक्शन। बायो की डेफिनेशन है 12th क्लास की। ठीक है। लेकिन अपन यहाँ सिंपल सा समझेंगे कि रिप्रोडक्शन में संख्या वृद्धि कर, प्रजनन कर रहा है तो जीव क्या कर रहा है, अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ा रहा है, वहां पर संख्या में वृद्धि कर रहा है। ठीक है। तो संख्या में वृद्धि यहाँ पर करना वो एक प्रकार से क्या हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया। रिप्रोडक्शन की अगर अपन बात करेंगे तो कितने टाइप के होते हैं मेनली, वैसे तो 3 प्रकार के होते हैं। मेनली रिप्रोडक्शन जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो एसेक्सुअल या ए लैंगिक जिसे अपन कहते हैं, और दूसरा लैंगिक या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसे अपन कहते हैं। ठीक है। ये 2 प्रकार के क्या होते हैं प्रजनन अपने पास। लैंगिक में क्या होता है, जो कि लैंगिक स्ट्रक्चर से, सॉरी हाँ, लैंगिक स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पर नहीं होते, सेक्सुअल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। जबकि लैंगिक में होती है, वेरिएशंस आती है, विभिन्नताएं आती है, और डिटेल्स से 12th क्लास में अपन पढ़े। ठीक है। तो लैंगिक और लैंगिक अपने पास क्या हो गए, 2 प्रकार के रिप्रोडक्शन यहाँ पर हो गए। लैंगिक में एकल पेरेंट होता है, यूनिसेक्सुअल होगा, एकल पैतृक यहां पर होता है। एक पैतृक का मतलब क्या है, एक कोशिका है मान लो ये, इसी में अगर विभाजन होगा और नया जीव यहां पर बन जाएंगे 2, तो 1 से 2 यहां पर बने एकल है। जबकि यहां लैंगिक में 2 होंगे तो 2 में क्या होगा, यहां से फ्यूजन होगा इन दोनों का और नया जीव यहां पर बनेगा, वेरिएशन आएगी, विभिन्नता आएगी, कोशिका विभाजन, वो सब प्रोसेस होगी, वो आगे अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो एकल पैतृक है यहां पर लैंगिक में, इसमें जो पुत्री कोशिकाएं और जो पैतृक कोशिकाएं वो एक दूसरे से समान है, और इसी समानता को बताने के लिए एक शब्द अपन यूज में लेते हैं क्लोन। तो ये भी आपको 12th क्लास में मिलेगा, इसीलिए मैं रिलेट कर करके पढ़ा। इसे अपन क्या बोलते हैं क्लोन। जो समानता है, चाहे तो आकारिक हुआ, शारीरिक हुआ, आनुवंशिक हुआ, वो सब एक दूसरे से समान होते हैं, बिल्कुल जुड़ा, उसे अपन बोलते हैं क्लोन। जबकि लैंगिक में ऐसा नहीं होता है, वहां पर विभिन्नताएं आ जाती है। तो लैंगिक की जो बात करें वो बाई पेरेंटल होता है, 2 पेरेंट्स इसके अंदर होते हैं। ठीक है। क्लियर है। तो यहां जो रिप्रोडक्शन है इसमें क्या हो रहा है, अपनी संख्या में वृद्धि करना है। इसका एम क्या है, संख्या में वृद्धि करना, ये इसका अपना क्या है एम है, संख्या। तो लैंगिक में भी वृद्धि हो रही है और लैंगिक में भी वृद्धि हो रही, लेकिन चलो ठीक, लेकिन मान लिया कि यहां पर, सॉरी, जो निर्जीव है उसकी अपन बात करें, लैंगिक में वृद्धि हुई, लैंगिक में भी वृद्धि, लेकिन सजीव और निर्जीव का अपन को कंपेयर करना है। तो सजीव और निर्जीव, सजीव में तो वृद्धि हो रही है, लेकिन क्या समस्त सजीव वृद्धि कर सकते हैं, ये अपने दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए। समस्त सजीव क्या वृद्धि कर सकते हैं, तो इसका जवाब होगा नहीं, समस्त सजीव नहीं कर सकते। जैसे खच्चर म्यूल आपने सुना होगा, खच्चर आपने सुना होगा म्यूल, वो नहीं कर सकता। ह्यूमन बीइंग की अपन बात करें, ट्रांसजेंडर जो होते हैं वो भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है। ह्यूमन बीइंग की बात करें जो इनफर्टाइल है, जो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, इनफर्टाइल ह्यूमन में लिख देता हूं, ट्रांसजेंडर जिसे अपन बोलते हैं वो भी रिप्रोडक्शन नहीं यहां पर कर सकते। मधुमक्खी की बात करते हैं, बी 3 प्रकार की होती है, रानी, नर और जो वर्कर जो होती है आपके पास, इसे भी आगे जेनेटिक्स में अपन पढ़ते हैं। तो ये आपके पास क्या कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन यहां पर नहीं कर सकते हैं। आ रही बात समझ में, ये बी वगैरह जो ये क्या हो रहा है, रिप्रोडक्शन यहां पर नहीं कर सकते हैं। तो क्या अब अपन कह सकते हैं कि रिप्रोडक्शन जो है जीवों का डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, तो जवाब होना चाहिए बिल्कुल भी नहीं। रिप्रोडक्शन भी जो है वो यहाँ पर क्या है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज नहीं है जीवों की। ठीक है। क्योंकि सारे जीव यहाँ पर क्या नहीं कर सकते, रिप्रोडक्शन यहाँ पर सिंपल सा नहीं कर सकते। सारी बात समझ, ये आपके पास सिंपल सा क्या हो गया, रिप्रोडक्शन वाला पॉइंट यहाँ पर क्लियर हो चुका है। ठीक है ना। नेक्स्ट पर चलते हैं, रिप्रोडक्शन के बाद में जो डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज की बात करेंगे वो आपके पास कौन सा होगा, वो होगा उपापचय, या जिसे अपन बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म या
सी अपने पास आएगा उपापचय। उपापचय या मेटाबॉलिज्म। उपापचय की अगर अपन बात करें तो जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हो रही है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, उसे अपन यहां पर सिंपल सा क्या कहते हैं, उसे अपन यहां पर कहते हैं उपापचय। जितनी भी, क्योंकि अभी इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया कि लाइफ क्या है, जो भी मॉलिक्यूल्स उनका एक दूसरे के साथ में इंटरेक्शन हो रहा है, एक दूसरे के साथ में अंतर क्रियाएं हो रही है, वो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं, वो आपके पास क्या है, उपापचय। ठीक है, तो उपापचय की जो बात कर रहे हैं वो आपके पास, अपन को सिंपल सा पता है, इसके बारे में अपन चलते हैं। तो अपन को सिंपल सा पता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, क्या है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो किससे बने होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म बने होते हैं केमिकल से, रसायन से बने होते हैं। जीव जो भी हैं वो रसायन से बने होते हैं, जीव जो भी है वो सारे के सारे। अब ये जो रसायन है वो छोटे हो सकते हैं, माइक्रो हो सकते हैं, मैक्रो हो सकते हैं, बड़े हो सकते हैं, साइज में अलग अलग प्रकार के यहाँ पर हो सकते हैं। इनका एक दूसरे के साथ में इंटरेक्शन होता है, अंतर क्रिया होती है, उसके बाद में जो भी रिजल्ट मिलता है वो होता है। लेकिन वो सब बात की बात है, अभी अपन देख रहे हैं कि उपापचय क्या विशिष्ट अभिलक्षण है या नहीं है जीवित जीवों का। ठीक है ना, यहाँ उपापचय की अपन ने बात कर ली, छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, अलग अलग साइज का हो सकता है, यहाँ पर अलग अलग काम करने के लिए हो सकता है, कार्य का हो सकता है, जो भी रसायन है वो। और इनकी प्रॉपर्टी की अगर अपन बात करें रसायनों की, तो वो कंटिन्यूअसली क्या होते हैं, बनते हैं, एक रूप से दूसरे रूप में, एक फॉर्म से दूसरे रूप में परिवर्तित वो होते रहते हैं, एक रूप से दूसरे में वो परिवर्तित होते यहां पर दिखते हैं, कन्वर्ट होते यहां पर दिखते हैं। ठीक है, किसी भी जीवित जीव में। अब वो जीवित जीव चाहे एक कोशी की हो सकता है, बहुकोशी की हो सकता है, पादप हो सकता है, ह्यूमन बीइंग हो सकता है, मैमल हो सकता है, वो किसी भी प्रकार का हो सकता है जो जीव है वो। ये आपको सिंपल सा ध्यान में रखना है। जीवित जीव में तो ये हो रहा है, लेकिन निर्जीव की बात करें तो निर्जीव में ये जो केमिकल्स है, हो सकता है कि वो निर्जीव केमिकल से बना हुआ हो, लेकिन वो एक रूप से दूसरे में वो परिवर्तित नहीं होगा। ठीक है, एक रूप से दूसरे में वो कंटिन्यूअसली परिवर्तित नहीं होगा, जिससे एनर्जी का जो साइकिल चल रहा है वो नहीं चलेगा। ठीक है, यहां सिंपल से अगर अपन बात करेंगे तो निर्जीव के अंदर उपापचय नहीं होता है। अब अच्छा, एक और पॉइंट है, उपापचय के प्रकार की अगर अपन बात करेंगे तो उपापचय दो प्रकार के होता है। एक तो होता है एनाबोलिज्म अपचय जिसे अपन कहते हैं, और दूसरा होता है कैटाबोलिज्म। ठीक है, एनाबोलिज्म की अगर अपन बात करते हैं तो ये जो है ऊर्जा को स्टोर करके यहां पर रखते हैं, और यहां पर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स जो सबस्टेंस है, जैसे अगर सिंपल सी बात करूं कि आपने सुना होगा प्रकाश संश्लेषण होता है, तो 6CO2 प्लस 6H2 जब ये बनता है तो इसके साथ में आपके पास क्या बनता है, 6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2, ये बाहर निकल। ठीक है, ये आपके पास क्या हो रहा है, सिंपल से कॉम्प्लेक्स में परिवर्तित हो रहा है। जबकि कैटाबोलिज्म की अगर अपन बात करेंगे तो इसके अंदर क्या होगा, वापस इसकी उल्टी रिएक्शन यहां पर हो जाएगी, C6H12O6 जो है वापस में 6CO2 प्लस 6H2 में परिवर्तित यहां हो जाएगा, और एनर्जी यहां पर रिलीज हो जाएगी। ठीक है ना, एनर्जी यहां पर रिलीज हो जाएगी। तो ये दो प्रकार की क्या होती है, अभिक्रिया होती है, एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म। एनाबोलिज्म आपके पास सिंपल से कॉम्प्लेक्स जो सबस्टेंस है बनते हैं, और कैटाबोलिज्म में कॉम्प्लेक्स से सिंपल जो सबस्टेंस है यहाँ पर बनेंगे। इन इक्वेशंस को आप ध्यान में रखिएगा, ये ऐसा नहीं कि सिलेबस से बाहर है, ये बायोमोलिक्यूल्स में भी आएगी, और जो 12 अपन प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ते हैं, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण या रेस्पिरेशन, उसके अंदर भी आती है। और साथ में जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, मनुष्य का डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसके अंदर भी आता है, क्योंकि वहां पर भी ग्लूकोज का क्या होता है भाई साहब, ब्रेकडाउन वहां पर होता है। ठीक है, तो ये आपको सिंपल से इक्वेशंस ध्यान में रखने की। अब उसके बाद में अपन बात करें, चलो ठीक है, ये तो आपने बता दिया दो प्रकार होते हैं, या छोटे होते हैं, बड़े होते हैं, मॉलिक्यूल्स वो हो सकते हैं। मेटाबॉलिक रिएक्शंस की अपन बात करें तो इनको कोशिका से जो फ्री माध्यम है, कोशिका से मुक्त माध्यम में भी इनको अपन करवा सकते हैं। कोशिका मुक्त माध्यम में भी
मेटाबॉलिक जो रिएक्शन से वो संपन्न हो सकती है। इसका एक एग्जांपल आपने सुना होगा, टेस्ट ट्यूब बेबी। ठीक है, टेस्ट ट्यूब बेबी। कोई भी बात करें अपन किसी भी सेल के बाहर, जैसे आपने ये यहां पर शुक्राणु लिया या अंडाणु लिया, या आप ये देख लो कि केमिस्ट्री की जो लैब है, केमिस्ट्री की जो लैब है उसमें भी तो क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शंस होती है। तो जो केमिकल रिएक्शन है वो जीवित जीव के बाहर हो सकती है। तो सवाल ये है कि वो जीवित कहलाएगा, जैसे टेस्ट ट्यूब मैंने यहाँ पर लिखा, तो ये क्या जीवित यहाँ पर कहलाएगा या इसे अपन निर्जीव कहेंगे? इसके अंदर जो भी आपके पास रिएक्शंस हो रही है वो, ये अपना क्या है, सवाल है। ठीक है, जिसको क्लियर करना जरूरी। तो यहां इसकी जो बात कर रहे हैं अपन, जो भी कोशिका के बाहर आपके पास हो रही है अभिक्रिया, ठीक है, कोशिका के बाहर या जो आइसोलेटेड आपके पास मेटाबॉलिक रिएक्शन है, आइसोलेटेड का मतलब अलग की गई उपापचय अभिक्रिया या मेटाबॉलिक जो रिएक्शन है उसकी अगर अपन यहां पर बात करें, आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस की अगर अपन बात करेंगे, जैसे टेस्ट ट्यूब में हुआ या कहीं और हुआ, तो वो जो रिएक्शंस हैं वो ना तो लिविंग है और ना ही वो क्या है, नॉन लिविंग है। ना तो वो लिविंग है और ना ही क्या है वो नॉन लिविंग, केवल वो अभिक्रिया यहाँ पर संपन्न। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना, कभी भी पूछा जा सकता है। ये जो पॉइंट लिखा है यहाँ पर कि आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन जो होती है ना तो वो लिविंग है ना ही वो क्या है, नॉन लिविंग। ठीक है, उसके बाद में अगर अपन बात करें तो अब मैंने कह दिया कि ना तो ये लिविंग है ना ही क्या है, नॉन लिविंग है। इसका मतलब जो मेटाबॉलिज्म की अपन बात कर रहे हैं, उपापचय की बात कर रहे हैं, ये क्या है भाई साहब, ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, विशिष्ट अभिलक्षण है सजीव का, क्योंकि ये सजीव में ही होगा तभी उसे अपन क्या कहेंगे, जो मेटाबॉलिज्म हो गया। ठीक है, तो ये आपको सिंपल सा ध्यान में रखना है। ठीक है, आइसोलेटेड जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस की बात कर ली अपन ने, कहा कि ना तो लिविंग है ना नॉन लिविंग है। अच्छा, यहाँ जो रिएक्शंस की जो बात कर रहे हैं ये तो इससे अपन कह रहे हैं लिविंग। ठीक है, उस जैसे ये टेस्ट ट्यूब मैंने लिया है यहाँ पर, ये टेस्ट ट्यूब, इसके अंदर जो रिएक्शंस हो रही है वो तो मैं मान लेता हूँ एक पल के लिए कि एक से दूसरे में परिवर्तित हो रही है, तो वो लिविंग रिएक्शन हो सकती है। लेकिन ये जो अपने पास सिस्टम है ना, ये पूरा का पूरा आइसोलेटेड जो टेस्ट ट्यूब है, ये लिविंग थिंग थोड़ी है, ये जीवित थोड़ी है, ये जीवित नहीं है। ये आपको ध्यान में रखना, इन दोनों पॉइंट में कंफ्यूज नहीं होना है कि जो रिएक्शंस के अपन ने बात किया आइसोलेटेड सिस्टम में, ना तो उसे लिविंग का ना नॉन लिविंग का, कुछ कह ही नहीं रहे अपन। लेकिन मान लो एक टाइम के लिए उसे अपन ने कह दिया कि वो लिविंग है, लेकिन जो सिस्टम अपने पास मेरे अंदर जो रिएक्शंस हो रही है तो मैं लिविंग हूँ, जीवित हूँ, क्योंकि मैं बाकी रेस्पॉन्ड कर रहा हूँ, मैं सोच समझ सकता हूँ। लेकिन नॉन लिविंग ये जो पूरा सिस्टम है लेबोरेटरी में जो अपन कर रहे हैं वो आपके पास लिविंग थोड़ी होगा, वो लिविंग थिंग नहीं है। ठीक है, ये आपको सिंपल ध्यान में रखना है। आ रही बात? उसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की ओर अपन चलते हैं। तो नेक्स्ट अपने पास आएगा चेतना या कॉन्शियसनेस, जिसे अपन कहते हैं चेतना, या जिसे अपन कहते हैं कॉन्शियसनेस। चेतना का मतलब आपको समझ में आता है सिंपल सा? हाँ सर, बैचमेट है हमारे। चेतना का मतलब होता है जो भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई, बाहर से आपको कुछ भी फोर्स कर रहा है, ठीक है, बाहर से आपको कोई मतलब स्टिमुलेशन का मतलब समझा, स्टिमुलेट कर रहा है बाहर से, छेड़खानी कर रहा है, तो उसको अगर आप रेस्पॉन्ड कर रहे हो तो वो प्रत्युत्तर आप उसको दे रहे हो, तो वो आपके पास क्या है, चेतना। ठीक है, वो जो स्टिमुलाई वो है, वो किसी भी प्रकार का हो सकता है, फिजिकल हो सकता है, भौतिक, रासायनिक या जैविक हो सकता है। ठीक है, तो चेतना की जो बात कर रहे हैं तो सबसे फर्स्ट यही है कि कोई भी जीवित जीव जो है वो अपने पर्यावरण को या वातावरण को सेंस कर सकता है। ठीक है, सेंस वो कर सकता है, उसमें एबिलिटी उस एनवायरनमेंट को सेंस करने की और उसके बाद में उसको रेस्पॉन्ड करने की, किसी भी जीव में ये तो प्रॉपर्टी होती ही होती है। अब यहां जो आपके पास स्टिमुलाई मैंने आपको बताया, स्टिमुलाई वो किसी भी प्रकार का हो सकता है, फिजिकल सिंपल सा समझ में आता है, भौतिक लिखने की पूरी जरूरत नहीं है, केमिकल रासायनिक जिसे अपन कहते हैं, और बायोलॉजिकल जैविक जिसे अपन कहते हैं।
तो ये 3 प्रकार की स्टिमुलाई, फिजिकल, केमिकल और बायो। फिजिकल में समझ में आता है, जैसे लाइट की बात करते हैं तो वैसे ही मैंने पहले ही आपको बताया कि 2 फैक्टर में बताऊंगा आपको, जैविक और अजैविक। जैविक और अजैविक कारक की बात करें, जैविक में जीव होते हैं, अजैविक में जैसे सनलाइट हो गया, सूर्य का प्रकाश हो गया, एयर हो गया, वाटर, सोइल हो गया, ठीक है, ये सब किसमें आएंगे, अजैविक में आएंगे, जो जीव को प्रभावित करते हैं। तो जैसे फिजिकल की मैं एक सिंपल से एग्जांपल बताऊं कि स्टिमुलाई किस प्रकार से प्रभावित कर सकता है। तो फिजिकल में आपके पास सिंपल सा जो चाहे तो प्रोकैरियोट हो चाहे यूकैरियोट हो, एक कोशिकी हो या बहुकोशिकी हो, कुछ जैसे एक एग्जांपल मैं ले लेता हूं, सूर्य का प्रकाश या फोटो पीरियड जिसे मैं लिखता हूं, दीप्तकालिकता, दीप्तकालिकता लिख लीजिएगा वैसा हिंदी में। फोटो पीरियड मतलब एक कोशिकी हो, बहुकोशिकीय हो, प्लांट हो या एनिमल, बहुत सारे ऐसे होते हैं जिसमें प्रकाश की उपस्थिति के बिना वो, जैसे प्लांट है तो वो फ्लावरिंग नहीं कर पाएंगे, एनिमल है, मैमल है या दूसरे कोई जीव है तो वो रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे। तो ये प्रकाश की उपस्थिति, इसे अपन कहते हैं फोटो पीरियड, दीप्त काल। प्रकाश का जो काल है, कितना काल है, एक फिक्स रेंज में अगर वो है तब तो वो करेगा, नहीं है तो वो नहीं करेगा, तो वो आपके पास क्या, फोटो पीरियड। ठीक है, तो ये आपके पास क्या, फिजिकल, एक प्रकार का एक एग्जाम्पल है फिजिकल का, ठीक है ना। उसके बाद में केमिकल्स में रसायन हो सकते हैं किसी भी प्रकार के, और बायोलॉजिकल में मैं हूं, आपको थप्पड़ मारा तो आपने रिस्पॉन्ड किया, मुझे वापस मारा, कुत्ते ने काटा तो कुत्ते को नहीं करते, मुझे मारा, ठीक है, तो वो एक तरह से जैविक क्या है, रिस्पॉन्ड है। तो ये जो रेस्पॉन्स में रेस्पॉन्सिवनेस की अपन जो बात कर रहे हैं वो है कॉन्शियसनेस, चेतना जिसे अपन कहते हैं। और मनुष्य ही, इंटरेस्टिंग बात यह है कि मनुष्य ही एक ऐसा जीव है जिसमें क्या मिलती है, जिसमें मिलती है स्व चेतना, सेल्फ कॉन्शियसनेस, स्व चेतना मिलती है मनुष्य, ठीक है। स्व चेतना, खुद में चेतन है, वो खुद से सब कुछ सोच रहा, समझ रहा, सब कुछ कर सकता है। फादर को काटो वो बच्चा कुछ नहीं है, हाँ रेस्पॉन्सिबल में उसके आंसू निकल सकते हैं, मतलब उसके जो भी फ्लूइड है वो निकल सकता है, ठीक है। बात करें एक और एनसीईआरटी में इंटरेस्टिंग फैक्ट, क्वेश्चन आपसे पूछा कि कोई मनुष्य अगर वो कोमा में है, जिसके लंग्स, हार्ट या ब्रेन मशीनों से संचालित है, तो उसे आप लिविंग कहोगे या नॉन लिविंग कहोगे, ये आपका क्वेश्चन है एनसीईआरटी। तो उस केस में उन्होंने एक साफ साफ स्टेटमेंट लिखा है, वैसे तो एक कंडीशन बता दूंगा, वैसे तो उसमें लिखा साफ साफ कि ऐसा मनुष्य जो वापस से पुनः नॉर्मल कंडीशन में नहीं आ सकता, जिसके हार्ट या किडनीज या लंग्स जो भी मशीनों से संचालित है, तो उसे आप लिविंग कहोगे या नॉन लिविंग कहोगे। तो उस स्टेटमेंट को अगर आप पकड़ते हो कि जो वापस से नहीं आ सकता, तब तो नॉन लिविंग। लेकिन बहुत सारे कंडीशन ऐसे जिसमें कोमा से वापस आया है इंसान, तो इसीलिए उस कंडीशन के लिए एक टर्म मैं आपको बता देता हूं, उसे अपन कहते हैं ब्रेन डेड, क्योंकि वो, उसकी आंखें खुली है तो खुली है, बंद है तो बंद नहीं, वो रेस्पॉन्स नहीं कर रहा बिकॉज ऑफ द ब्रेन, ब्रेन उसका काम नहीं कर रहा, ब्रेन डेड। लेकिन कुछ एक केसेस में वापस से आता है, बहुत टाइम लगता है लेकिन आ जाता है, तो वो इसीलिए इसको आपको ध्यान रखना, ब्रेन डेड कंडीशन से हम कहते हैं, ठीक है। तो ये अपने पास क्या हो चुका है, चेतना वाला पॉइंट भी आपके पास हो चुका है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट, अच्छा, तो ये जो चेतना वाला पॉइंट है, ये क्या आपके पास डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज है, निर्जीव में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद में आगे बात चलते हैं अपन, तो ये अपने पास आता है कोशिकीय संगठन, कोशिकीय संगठन, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। किसी भी जीवित जीव की जो बेसिक इकाई होती है, आधारभूत जो इकाई होती है, वो होती है कोशिका। कोशिकाएं जब मिलती है, जैसे ये आपके पास कोशिकाएं हैं, कोशिकाएं जब मिलती है तो वो बनाती है उत्तक, उत्तक जब एक दूसरे के साथ में मिलते हैं और एक दूसरे के साथ में करते हैं काम, तो वो बनाते हैं अंग, ऑर्गन जिसे अपन कहते हैं। और जब बहुत सारे ऑर्गन आपके पास मिलते हैं तो वो बनाता है ऑर्गन सिस्टम या अंग तंत्र। ये अपने पास हो गया कोशिका। तो निर्जीव में तो कोशिका जैसा कुछ मिलेगा नहीं। कोशिका की प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, उसके अंदर मिलने वाले रसायनों की बात करते हैं, तो रसायन में पहला पॉइंट अपन ने डिस्कस कर लिया, मेटाबॉलिज्म। निर्जीव में ऐसा कुछ नहीं मिलेगा, इसमें साइटोप्लाज्म, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, गुणसूत्र, डीएनए, सब कुछ जो भी होता है सजीव में ही होता है, निर्जीव में तो नहीं होता। इसको तो अपन सिंपल सा कह सकते हैं कि जो कोशिकीय संगठन है वो तो क्या है, विशिष्ट लक्षण है बिना किसी अपवाद। लेकिन एक और पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर मैं आपको बता देता हूं कि जो कोशिका की जो अपन यहाँ पर बात कर रहे हैं, उत्तक की जो बात कर रहे हैं,
ये उत्तक की जो प्रॉपर्टी है वो कोशिका की वजह से नहीं है। उत्तक की जो प्रॉपर्टी है ये इस कोशिका की वजह से नहीं है, जबकि इन कोशिकाओं के बीच में जो इंटरेक्शन यहां पर हुआ है उसका रिजल्ट, ये कोशिकाएं क्या है स्ट्रक्चर में और फंक्शन में सेम है इसीलिए उत्तक बना रही है, कार्य में और संरचना में सेम है इसीलिए उत्तक बना रही है। ठीक है, तो ये जो उत्तक की प्रॉपर्टी की जो अपन बात कर रहे हैं, ठीक है, ये इस कोशिका में नहीं है, बल्कि जो इंटरेक्शन हो रही है, अंतर क्रिया हो रही है कोशिकाओं के बीच में, उसकी वजह से ये उत्तक है, उत्तक कहलाता है। अंग की बात करेंगे तो अंग में जो उत्तक की प्रॉपर्टी उसकी वजह से नहीं है, उत्तक एक दूसरे के साथ में जो काम कर रहे हैं उसकी वजह से जो अंग की जो प्रॉपर्टी है वो यहाँ पर होगी। सिंपल सेम ऐसे आगे की ओर, ये पॉइंट आपको सिंपल से ध्यान रखना है कि जो भी प्रॉपर्टी है वो एक स्पेसिफिक सेल की नहीं है, सेल में इंटरेक्शन भी हो रहा है, उसकी वजह से उत्तक की प्रॉपर्टी अपन को देखने को मिल रही है, इसमें कोई भी डाउट आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो कोशिकीय के संगठन की भी अपन ने यहाँ पर बात कर ली है। नेक्स्ट बात करें अपन तो कुछ एक और पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा जो एनसीईआरटी में गिवन नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट तो ये आपको ध्यान में रख लेना है। जैसे आपका एक तो हो गया, नेक्स्ट ई के बाद में आएगा न्यूट्रिशन या जिसे अपन कहते हैं पोषण। सिंपल से पॉइंट से, लिविंग ऑर्गेनिज्म में पोषण हो सकता है, नॉन लिविंग में नहीं हो सकता, तो ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। सिंपल सा ये आप पॉइंट से आप एनसीईआरटी में लिख लीजिएगा। उसके बाद में श्वसन लिख लीजिएगा, श्वसन लिविंग ऑर्गेनिज्म ही करेगा, नॉन लिविंग नहीं करेगा, क्योंकि जहां कोशिका आ जाती है वहां ये फीचर्स आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन अलग से दिखाने का एक सिंपल सा याद रहे, आपको आसानी से समझ जाओ। ठीक है, उसके बाद में मूवमेंट या गतिशीलता की बात करें तो वो गतिशीलता भी जीवित जीवों में मिलेगा, नॉन लिविंग में नहीं मिलेगा। उसके बाद में आपके पास एक्सक्रीशन या उत्सर्जन की बात करते हैं तो उत्सर्जन भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में होगा, इसके अंदर नहीं होगा। ठीक है, EFGHI भूल गया मैं इसे भी। उसके बाद में होम्योस्टेसिस एक टर्म अपन यूज में लेते हैं। होम्योस्टेसिस का मतलब मेंटेन करके रखना, जितने भी अपने पार्ट है सब कुछ मेंटेन करके अपन रख रहे हैं, अंदर का जो सिस्टम उसको टेम्परेचर को जो भी सिस्टम है अपने जो आयंस वगैरह सबको मेंटेन करने की क्षमता अपने अंदर होती है। ठीक है, वो होम्योस्टेसिस की जो बात है। ठीक है, ये आपके पास कुछ बेसिक जो फीचर है वो आपको सिंपल सा ध्यान में रखना। अच्छा, उसके बाद में EFGHI जे ले लो, एजिंग ले लो आप, उम्र हो रही है, डेथ उसकी हो रही है, नॉन लिविंग की तो डेथ कैसे ही होगी। ठीक है, जीवन काल की भी अपन यहाँ पर बात करते हैं, तो वो सब कुछ इसके अंदर यहाँ सिंपल सा आ सकता है। ठीक है, तो ये आपके कुछ बेसिक जो पॉइंट्स है आपको सिंपल से ध्यान में रखने हैं, जो अदर फीचर्स इसके लिविंग ऑर्गेनिज्म की है ना। इतना सा आपको क्लियर हो गया होगा, क्लियर है इतना सा। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ हटा देता हूँ, उसके बाद में काम आसान हो जाएगा। अब उसके बाद में इतना सब कुछ पढ़ने के बाद में अब अगर मैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेफिनेशन लिखना चाहूँ तो वो मैं क्या लिखूंगा, उसको आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, कभी भी नीट में पूछा जा सकता है। निम्न में से कौन सा लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टी है, नहीं है, जीवित जीवों के बारे में कौन सा कथन सत्य है, असत्य है, सब पहचानिए, वो सब किसी प्रकार का क्वेश्चन दे सकता है। तो इतना सब पढ़ने के बाद में लिविंग ऑर्गेनिज्म की अगर अपन बात करें तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो आपके पास है सिंपल सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें सेल्फ रेप्लिकेशन हो सकता है, स्वयं प्रतिकृति हो सकती है। इसको इतना सा आप समझ सकते हो, या लिखो हिंदी में, चलो समझ जाओ, या लिख देता हूं, चलो छोड़ो। स्वयं प्रकृति, स्वयं प्रतिकृति कर सकता है, विकासशील है, विकासी है, वो अपना विकास यहां पर कर सकता है, स्वयं नियंत्रित या सेल्फ रेगुलेटिंग है, वो खुद का नियंत्रण रख सकता है। ठीक है, और जो आपके पास है बाह्य जो स्टिमुलाई है, एक्सटर्नल स्टिमुलाई है, उसको रेस्पॉन्ड भी वो कर सकता है। एक्सटर्नल स्टिमुलाई को रेस्पॉन्ड या उत्तर कर सकता है, उत्तर दे सकता है। रेस्पॉन्सिवनेस की अपन बात करेंगे तो ये जो लिखा है मैंने डेफिनेशन, लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल्फ रेप्लिकेटिंग, इवॉल्विंग, सेल्फ रेगुलेटिंग और एक्सटर्नल स्टिमुलाई को रेस्पॉन्ड करने वाला जो सिस्टम है, जो ऑर्गेनिज्म है, उसे हम कहेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म। इस डेफिनेशन में मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत वाली बात है, कोई डाउट। ठीक है, तो ये आपके पास सिंपल है।
उसके बाद में अगर बायो की अपन बात करें, बायो की अगर अपन बात करें तो बायोलॉजी क्या है भाई साहब? बायोलॉजी आपके पास स्टोरी है विकास की या फिर विकास की। बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ एवोल्यूशन। बायोलॉजी क्या है? स्टोरी है एक एवोल्यूशन की। और एवोल्यूशन भी किसका होगा? लिविंग ऑर्गेनिज्म का होगा। लिविंग ऑर्गेनिज्म का होगा। कहां होगा? ऑन अर्थ। अर्थ बोले नॉन लिविंग में भी तो चेंजेस होते हैं, उनका भी तो विकास होता है, लेकिन बायो का मतलब होता है लिविंग। लॉजी का मतलब होता है स्टडी करना। स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोलॉजी। तो यहाँ इसीलिए बायोलॉजी का लिविंग ऑर्गेनिज्म जो शब्द है वो मैंने यहाँ पर लिखा है, ठीक है ना। ये आपके पास सिंपल सा मैंने लिख दिया है। और जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे तो वो पास्ट में हो, प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो, वो क्या होंगे? एक दूसरे से जुड़े हुए। 100% एक दूसरे से क्या होंगे? वो जुड़े होंगे, जिसमें कुछ ना कुछ आनुवांशिक जो पदार्थ है, जेनेटिक मटेरियल है, वो क्या होगा? यहाँ पर सेम होगा। लिख देता हूं नीचे में, विद सिमिलर जेनेटिक मटेरियल। कुछ होगा, पूरा नहीं लिख रहा हूं मैं, 100% नहीं लिख रहा हूं। कुछ एक परसेंटेज जो है जेनेटिक मटेरियल का, वो क्या होगा? सेम यहां पर होगा, ठीक है। अलग अलग यहां पर हो सकता है, लेकिन कुछ एक जो है वो यहां पर क्या करेंगे? शेयर सिंपल सा करेंगे। तो ये अपने पास अपन ने बात की व्हाट इज लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग क्या है, जो भी बात कर रहे हैं, जीव क्या है, उसके बारे में अपन ने बात कर ली। इसमें मुझे नहीं लगता, ठीक है ना। इसकी पीडीएफ में आपको टेलीग्राम डाउनलोड कर सकते हैं इस पीडीएफ को, अगर आपने नोट्स नहीं बनाए हैं तो, और बना ले तो सबसे बढ़िया बात है। उम्मीद में रखता हूँ ये आपको समझ में आ चुका है बहुत अच्छे से। मुझे तो समझ में आ गया, तो मैंने समझा, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में जब अपन मिलेंगे तो लिविंग पर, जीव जगत में जो डाइवर्सिटी है वो देखेंगे। डाइवर्सिटी इन लिविंग, जैव विविधता। विविधता मतलब अलग अलग प्रकार की, और किसमें? जीवों में विविधता, वो अपन देखेंगे कि किस किस प्रकार से विविधता है, किस किस प्रकार से पहचानते हैं, क्लासिफिकेशन अपन करते हैं, वर्गीकरण, वो सारा सब कुछ अपन जो नेक्स्ट सेशन होगा उसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो आई होप ये आप समझ चुके हैं बहुत अच्छे से। फिर भी मैं कह देता हूँ, अगर आपको किसी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछिएगा। 100% आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। करवाऊंगा, वहां आपको कोई नहीं जानेगा, मैं भी नहीं जानता, ठीक है। तो डाउट पूछो, बिना डाउट पूछे कुछ नहीं हो सकता। और डाउट की पिक्चर अगर आपको भेजनी है तो केवल डाउट की, ठीक है, इंस्टाग्राम पर @MYDHARMEN इस आईडी पे मुझे सर्च कीजिएगा। वहां अपना डाउट केवल डिस्कस करेंगे मेरे साथ, बाकी कोई बातचीत नहीं है, ठीक है। इस आईडी पे आप सर्च कर सकते हैं। तो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं बहुत जल्द। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।